वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट सन 1789 से काम करता आ रहा है, लेकिन इसमें पहली मर्तबा एक खातून जज को 1981 यानी कोर्ट के कयाम के तकरीबन 200 साल बाद शामिल किया गया और दूसरी खातून एसोसिएट जस्टिस को उसके भी तकरीबन 10 साल बाद 1993 में। आयशा खालिद इस वक्त अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून एसोसिएट जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग से आपकी मुलाकात करवा रही हैं। उन्होंने इस शोबे में कदम रखने का फैसला क्यों किया, आइए देखते हैं। I, Ruth Bader Ginsburg, do solemnly swear 10 अगस्त 1993 के रोज रूथ बेडर गिन्सबर्ग अमेरिकी तारीख में सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी खातून बन गईं। कॉलेज के तीसरे साल ही वो वकील बनने का इरादा कर चुकी थी। उनकी हिम्मत बंधाने में सोवियत यूनियन की जानिब से अमरीकियों को 1950 की दिहाई में सुर्ख इनकलाब के खौफ का वहम कार फरमा रहा। उस वक्त के सेनेटर जोसेफ मैकार्थी की सरबराही में हजारों लोगों पर कम्युनिस्ट होने का इल्जाम लगाया गया। There were brave lawyers who were standing up for those people. बहुत से नडर वकला उन लोगों के दिफा और दस्तूर और उसकी पहली तरमीम की रूह को दुरुस्त तरह से समझने के लिए सेनेट पर जोर देने की खातिर मैदान में आए। अगर वकला हमारी बुनियादी इक़्तिदार से हमारा राब्ता उस्तवार करने में मददगार हो सकते थे तो ये वही काम था जो मैं करना चाहती थी। Most basic values, that's what I want to be. इस खौफ से कि उस वक्त के मर्दों के मुआशरे में उन्हें मुलाजमत मिलने में मुश्किल ना हो, इनके वालिदैन ने इनके कानून पढ़ने की मुखालफत की, लेकिन इनका अज़्म मुसम्मम था और 1954 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला मिल गया, जिसने सिर्फ 5 साल पहले ही खवातीन को दाखिला देना शुरू किया था। When I entered law school, जब मैं लॉ स्कूल में दाखिल हुई तो 500 से ज्यादा तलबा की क्लास में सिर्फ 9 खवातीन थी। 2 साल बाद अपने शौहर एक नामवर टैक्स अटर्नी मार्टिन गिन्सबर्ग के न्यूयॉर्क में मुलाजमत इख्तियार करने के बाद रूथ गिन्सबर्ग कोलंबिया यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हो गईं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से वो 1959 में ग्रेजुएट हुई और अपने वालिदैन की पेशेनगोई के ऐन मुताबिक वो एक ऐसी चैलेंजिंग दुनिया में दाखिल हुई जहां मर्दों की इजारादारी थी। न्यूयॉर्क शहर में कोई भी फर्म मुझे मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। ताहम एक हमदर्द प्रोफेसर की मदद से उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई। जल्द ही उन्होंने कोलंबिया लॉ स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। 1972 में रूथ गिन्सबर्ग ने जिंदगी के तमाम शोबों में खवातीन को मुसावी मकाम दिलाने के लिए विमेन्स राइट्स प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। उस वक्त ऐसे बहुत से कवानीन मौजूद थे जो मर्दों को सिर्फ उनके मर्द होने की बुनियाद पर तरजीह देते थे। लेनोरा लेपिडस इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर हैं। Throughout the 1970s, as she led the Women's Rights Project, ये वाज़ेह करने के लिए कि दस्तूर सिंफी इम्तियाज का हामी नहीं, 1970 के पूरे अशरे में वो एक के बाद दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में उठाती रहीं। the Constitution prohibited sex discrimination. इसके 2 अशरे बाद 1993 में रूथ बेडर गिन्सबर्ग को सदर बिल क्लिंटन ने इसी अदालत का एक रुकन मुंतखब कर लिया। उस वक्त से आप अदालत में आजाद ख्याल ग्रुप की एक अहम आवाज हैं। इनके मुताबिक माजी में खवातीन को उनकी सिन्फ की बुनियाद पर दरपेश रुकावटें आज अमरीका से मिट चुकी हैं। इनकी राय में अब मसले का जो हिस्सा बाकी रह गया है इसे अदालतें नहीं बल्कि खुद अमरीकी मुआशरा हल कर सकता है। यानी अमरीकी मुआशरा मर्द और औरत के दरमियान काम और खानदान की जिम्मेदारियों के लिए एक तवाजुन की जरूरत को खुले जहन से तस्लीम करे। उन्होंने खुद एक मुलाजमत पेशा मां के तौर पर अपनी जिंदगी में ये तवाजुन अपने शौहर की मोहब्बत और ताउन से कायम किया। Well, the most important thing by far was that I had सबसे अहम बात यह है कि मेरा जीवन साथी मेरे काम को अपने काम जितना ही अहम समझता था और जो अपने बच्चों की नशोनुमा का लाजमी हिस्सा बनना चाहता था। And who wanted very much to be part of his children's growing up years. इस वक्त 78 बरस की उम्र की जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग कहती हैं कि उन्होंने हमेशा सच का साथ देने की कोशिश की। I hope that I will be remembered as मुझे उम्मीद है कि मुझे कानून से, अपने मुल्क से, अपने खानदान से, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले और हर इंसान की इज्जत की तौकीर करने वाले फर्द के तौर पर याद रखा जाएगा। जूली टबो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग एक बहुत ही इंस्पायरिंग खातून। और अब बात करते हैं उसकी जिसने अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के मुताबिक इस साल पूरी दुनिया को ही इंस्पायर किया और जिसे मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया गया है। वो शख्स है द प्रोटेस्टर यानी एहतजाज करने वाला, जिसने अरब दुनिया में जमहूरियत के फूल खिलाए और जो यूरोप और अमरीका में अपने मुआशी हुकूक के लिए कई माह से आवाज उठा रहा है। अमरीका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के मुजाहरे अब भी जारी हैं, लेकिन नदीम याकूब बता रहे हैं कि अमीर और गरीब के दरमियान हाल खला को कैसे पुर किया जा सकता है, इस बारे में इख्तलाफ राय भी दिन ब दिन बढ़ रहा है।
دنیا کے درجنوں شہروں میں مظاہرین نے غیر منصفانہ معاشی حالات اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات میں گھرے بینکوں کو ٹیکس دہندگان کے پیسے سے بچایا جاتا ہے، مگر عام لوگ جو گھروں کی ماہانہ قسطیں ادا نہیں کر سکتے ان پر بینک قبضہ کر لیتے ہیں۔ تحریک کے سرگرم اراکین معاشی بحران کے لیے بینکوں اور وال اسٹریٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے 1% عمرہ 99% آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے زیادہ دولت کماتے ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے امیروں پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے۔ قبضہ کرو تحریک ایک منصفانہ معاشرے کی خواہش مند ہے جس میں امیر طبقہ زیادہ ٹیکس ادا کرے اور کاروباروں کے لیے قواعد و ضوابط بھی زیادہ ہوں، مگر امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے پیٹر والیسن کہتے ہیں کہ کم ٹیکس اور قواعد و ضوابط معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو نئے کاروبار شروع کرنے والے لوگوں کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ غریب اور پست حالات سے آتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایپل کمپنی کے اسٹیو جابز تھے، جو ہمارے لچکدار معاشرے کی بدولت حیرت انگیز کام کر سکے، جس کی وجہ سے وہ ایک امیر شخص بننے میں کامیاب ہوئے۔ مگر واشنگٹن کے ایک تحقیقی ادارے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے جان کوانا کا خیال ہے کہ جب ملک میں بے روزگاری اتنی زیادہ ہو تو غریب سے امیر بننے کے قصے خواب لگتے ہیں۔ میرے خیال میں قبضہ کرو تحریک اس لیے لوگوں میں مقبول ہے اور اپنی جگہ بنا سکتی ہے، اس لیے کہ اب کسی غریب کے امیر بننے کی کہانی میں سچائی باقی نہیں رہی۔ امریکی کانگریس کے بجٹ آفس کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلی 3 دہائیوں میں آبادی کے 1% کی آمدن میں 275% اضافہ ہوا ہے، مگر انتہائی غریب 20% آبادی کی آمدن صرف 18% بڑھی ہے۔ دی آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق معاشرے کے 10% دولت مندوں کی کل آمدن غریب آبادی کی آمدن سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آنگل گوریا ادارے کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ بہت سے ممالک میں معاشرتی شرازہ بکھر رہا ہے اور بڑھتی ہوئی معاشی تفریق کا اثر اب متوسط طبقے تک پہنچ گیا ہے۔ لوگ اب محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے بحران کا خمیازہ بھگت رہے ہیں جس کے وہ ذمہ دار نہیں، جبکہ عمرہ بظاہر اس سے بچ نکلے ہیں۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک بے روزگاری جیسے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ جم رینڈل کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ ہمارا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے کچھ ہی دنوں میں لا رہے ہیں۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جائیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بھی بہت سی معلومات موجود ہیں۔